हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था 7 डेज़ का फिज़िक्स का पीवाईक्यू का सीरीज़। सो अब सिर्फ 6 डेज़ बचे हैं हमारे सी टेट को, और आज है हमारे 7 डेज़ का डे 2। इस डे 2 में आज हम करने वाले हैं सी टेट का 20 अगस्त को लास्ट ईयर 2023 में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चंस आए थे वो हम कवर करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर। तो हर साल ही फिजिक्स से आपको 5 to 6 7 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पीवाईक्यूज, उसके साथ हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस फ्यूचर में आए तो आप कर सके। अगर आपने डे 1 का सीरीज नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले जाके उसको देखिए। वहां पे हमने 2021 के पीवाईक्यू डिस्कस किए हुए हैं फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट के संग। तो वो भी आप देख लीजिएगा, साथ में आपको बहुत हेल्प होगा। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन डज स्प्रिंग हैव लिस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन से पोजीशन पे स्प्रिंग का कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या है और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो दिया जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर। जहाँ पे जो है के आपका एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इससे हमारा लेना देना भी नहीं है, तो हमारा लेना देना जिस चीज से है वो है ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर हमारा सपोज ये एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक स्प्रिंग को अटैच किया और यहाँ पे एक मास है। ठीक है, इसको अगर हम कंप्रेस करते हैं, ये मान के चलिए आप इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब ये पोजीशन है जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे स्प्रिंग रेस्ट में है, कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई इलोंगेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप इसको कंप्रेस करते हो, मतलब क्या, इस एक्स पोजीशन से इसका एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो इस टाइम में आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे आपका एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहेगा इसमें। अगर आप इसका इलोंगेशन करते हो, मतलब अगर आप इसको इस तरफ खींचते हो, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे एक आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। फिर से आपका जो होगा पोटेंशियल एनर्जी वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी फिर से स्टोर होगी। तो एक बात हमें समझ में आई, या तो हम कंप्रेशन करें या तो हम इलोंगेशन करें, है ना। दोनों ही केस में स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती हैं, पर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लिस्ट, मतलब कम से कम। कम से कम की बात कही जा रही है। तो हमें कैसा सिचुएशन चाहिए जहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम से कम हो, और कम से कम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, जीरो पोजीशन पे होता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, द स्प्रिंग इज नाइदर कंप्रेस्ड और नॉट पुल्ड आउट एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पे ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा, कोई इलोंगेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है। उस टाइम पे क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पर ये समझते हैं कि बाकी के तीन ऑप्शन क्यों गलत है भाई। तो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू अ मिनिमम एंड इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, अगर मिनिमम मतलब क्या, अगर थोड़ा सा भी आप कंप्रेशन देते हो तो आपको थोड़ा सा ही सही आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो थोड़ा सा ही सही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब कि इससे तो ज्यादा है जितना भी थोड़ा हो, है ना। जीरो से तो ज्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है द स्प्रिंग इज कंप्रेस टू मिनिमम, फिर से हम थोड़ा कंप्रेशन कर रहे हैं, एंड इज प्लेस्ड एट अ हाइट, मतलब कि अभी ये ग्राउंड पे नहीं है ना, अभी ये ग्राउंड पे नहीं है, अभी इसको एक हाइट पे रखा गया है। तो जब आप किसी भी चीज को हाइट पे रखते हो, ये हाइट पे रखते हो, तो वहां पे एक दूसरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और जिसको मैं बता दूं उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रफली अगर आपको कैलकुलेशन में सुविधा चाहिए तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो, कहीं कहीं पे 10 भी लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्प्रिंग को एक हाइट पे रख रहे हो तो यहाँ पे दो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, एक तो आपकी ग्रेविटी वाली हो गई, और आप एक मिनिमम वाला कंप्रेशन दे रहे हो तो यहाँ पे एक स्प्रिंग वाली भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये भी नहीं होगा। सेम है, अगर आप मैक्सिमम देते हो, पुल्ड आउट करते हो, मैक्सिमम मतलब क्या है, आप यहाँ पे बाहर की तरफ एक्सटेंशन कर रहे हो मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक फिर से डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्प्रिंग की एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और सेकंड क्या है, आपने हाइट पे भी रखा हुआ है, तो दोनों पोटेंशियल एनर्जीज इसमें आ गई, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इजी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी? मतलब कि दोनों पेयर में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको सबसे पहली जरूरत यह है कि इन यूनिट्स को पहचानना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एन का मतलब होता है न्यूटन, और ये आपका एसआई यूनिट है, ये आपका एसआई यूनिट है फोर्स का। ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, तभी आप ये वाले क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। डब्लू, डब्लू का मतलब होता है वॉट, और ये आपका यूनिट है पावर का। अभी पावर और फोर्स कैसे रिलेटेड हम उस पर भी आएंगे। फिर एस आप सबको पता है, ये है टाइम, मतलब ये है सेकंड एक्चुअली, और ये यूनिट होता है टाइम का। नेक्स्ट है जे, सो जे मतलब होता है जूल, और ये यूनिट होती है एनर्जी की, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, एनर्जी और वर्क डन दोनों का ही यूनिट लेकिन जूल होता है। ठीक है, अभी कैसे कौन ये सब रिलेटेड है आपस में, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आती हूँ वर्क डन पे, आप ये फॉर्मूलाज भी नोट कर सकते हो। सो वर्क डन किसी भी चीज का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं डिस्प्लेस लिख रही हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूरा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया फोर्स, फोर्स मतलब क्या, अभी अभी का बात करी हमने न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, मीटर। ठीक है, तो वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या कहा गया, जूल, तो जूल आपका हो गया न्यूटन इंटू मीटर। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका है पावर, तो पावर कैसे रिलेटेड है भाई। सो आपका पावर जो होता है, ये होता है आपका वर्क डन, या फिर एनर्जी ले लो आप, डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे पावर की यूनिट क्या थी, वॉट, तो ये जो वॉट है ये हो गया आपका वर्क डन, मतलब या तो जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड, जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर के हिसाब से, डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आ गया जूल पर सेकेंड, है ना, ये आपका हो गया पावर, और ये आपका इक्वल होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्स, फोर्स की भी एक बात कर लेते हैं। फोर्स जो कि न्यूटन है, ये क्या होता है, ये होता है किसी भी बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। अभी मास का यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन मतलब फिर हो जाता है आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं, सो ये आपका हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका हो गया न्यूटन। तो यहाँ से हमें मिल गया न्यूटन मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई पूरी कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की पूरी थ्योरी ये रही। अभी आपको बताना है कौन दो यूनिट आपस में मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, न्यूटन मीटर हमारा जूल है ना, और अगर आप न्यूटन की जगह पे केजी मीटर स्क्वायर रख देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, जूल इज इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मीटर। मल्टीप्लाइड बाई मीटर मतलब ये हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब जूल मतलब आपका मिल गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब यही जूल है आपका न्यूटन मीटर। तो देखो यहाँ पे न्यूटन मीटर है, और ये आया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये जो आपका है ना, मैं यहीं पे लिखूं अगर तो आपको सुविधा होगी, तो ये जो आपका आ गया ना, ये आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो आप इसको स्लो भी कर सकते हो वीडियो को, अगर मैं स्लो जा रही हूँ तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, पर आप चीज़ों को समझो। तो ये आपका न्यूटन मीटर है, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए, तो न्यूटन मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है, अगर आप इसकी बात कीजिए, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है वॉट इज इक्वल्स टू जूल बाई सेकेंड, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जूल इज इक्वल्स टू वॉट सेकेंड। एक चीज आ गया, और यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला जूल इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज वॉट सेकेंड। ठीक है, ये तो सेम टू सेम हमारा ऑप्शन टू है, तो ऑप्शन टू आ गया। बाकी आप देखो, वॉट सेकंड में तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं है, तो ये नहीं होगा। जूल पर सेकंड मतलब कि वॉट ही होता है, और जूल पर सेकंड हमने अभी अभी निकाला है, न्यूटन मीटर पर सेकंड होगा, है ना, तो ऑब्वियसली ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूटन मीटर पर सेकंड करोगे तो यहाँ पे एक और सेकंड डिवाइड हो जाएगा, है ना, जूल से एक सेकंड आप हटा दो, तो मतलब ये आपका होना चाहिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आना चाहिए जूल पर सेकंड। ठीक है, जो कि नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन टू,
और ये इसके पीछे की थ्योरी है। तो आपको जानना क्या-क्या है, आपको ये फॉर्मूला जानना है वर्क डन का, पावर का, फोर्स का, और उसके बाद आपको इन यूनिट्स को अपने में रिलेट करना जानना है। आपको ये जानने की ज़रूरत है, किसका ऐसा यूनिट क्या होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइंस? कौन सा ग्राफ सीधी रेखाएं बनाता है, मतलब कौन सा सीधी रेखा है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन क्या होती है वो जानते हैं। तो स्ट्रेट लाइन किसी भी चीज का, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे m क्या है, m होता है आपका स्लोप और c होता है आपका इंटरसेप्ट, मतलब वो कहाँ पे कट कर रहा है x पे, उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। अभी यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि इस केस में क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि टाइम हमेशा हमारा एक्स की तरफ होता है, और बाकी कुछ भी आपका आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वेलोसिटी आ जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, वो सब आपका वाई की तरफ होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है एक्स, और वाई में आपका डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है डिस्टेंस और यहाँ पे आपका है टाइम। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट मतलब क्या, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहीं पे बैठी हूँ, अपने पोजीशन से मैं नहीं हिल रही, मतलब कि मेरा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इतने डिस्टेंस पे हूँ तो मैं इसी पे हूँ, टाइम कितना भी बढ़ जाए तो ये क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम है, मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, एक फिक्स डिस्टेंस है। अगर मान के चलिए 10 किलोमीटर के बाद जाके खड़े हो गए हम, 10 किलोमीटर की दूरी पे ही खड़े हैं, टाइम कितना भी बढ़ गया हम वहीं पे हैं, तो ये आ गया रेस्ट का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। फिर से टाइम इधर देंगे, वेलोसिटी इधर देंगे। अब देखिए यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, ये चीज भी समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म, किसी भी, अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल जाए, वेलोसिटी मिल जाए, इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम में। ठीक है, ये आपका होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। ओके, ये आपका है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो तो यही चेंज हो जाएगा, इक्वल वेलोसिटी कवर होगा, मतलब इक्वल वेलोसिटी चेंज होगा इक्वल टाइम में। ठीक है, इक्वल टाइम में, मतलब कि अगर पहले सेकंड में उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, तो सेकंड सेकंड में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, थर्ड सेकंड में वेलोसिटी उसका डबल कर दीजिए आप, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, लाइन हमेशा स्ट्रेट ही होती है। यूनिफॉर्म आपका कुछ भी हो, लाइन हमेशा स्ट्रेट ही जाएगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, सो ये आपका ऑप्शन बी भी सही है, मतलब बी स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड पे आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यहाँ पे देखिए ये चीज समझने की जरूरत है, भले ये यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है लेकिन बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हो रही है। तो जब आप डिस्टेंस और टाइम की बात करते हो, एक्सिलरेशन मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन डिस्टेंस उसका यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो डिस्टेंस उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस आपका कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है मैं ये भी बता देती हूँ। तो देखो, एक्सिलरेशन क्या होता है ये आप समझिए। एक्सिलरेशन आपका होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी आपका होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आप इसको यहाँ पे पुट करते हो तो आपको मिलेगा एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, दो बार डिस्टेंस आएगा, लाइक दो बार चेंज इन डिस्टेंस आता है यहाँ पे, बाय टाइम, लाइक ठीक है, टाइम का स्क्वायर, ऐसे आप ले सकते हो। मतलब कि क्या है, दो बार डिस्टेंस का चेंज हो रहा है और टाइम का दो बार चेंज आ रहा है ना। जब दो बार टाइम का चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हमने देखा था y इज एम एक्स प्लस सी, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब ऐसा रिलेशन आएगा तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस और टाइम का अगर आप ग्राफ देखो तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए डेल्टा टी होल स्क्वायर। डेल्टा मैंने लिया है मतलब स्मॉल चेंज। तो यहाँ पे हमारा जो एक्स और टी है स्क्वायर की तरफ से प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से इक्वेशन नहीं है इसका, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। एंड लास्ट वाला आते हैं, तो आई नीड सम स्पेस, एक मिनट। लास्ट वाले में अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, मतलब बॉडी रेस्ट में है। रेस्ट का भी अभी हमने देखा, रेस्ट मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी उसकी जीरो है।
रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लोगे आप, जीरो पे बॉडी बैठी हुई है जीरो वेलोसिटी लेके, पर टाइम तो कितना भी बढ़ सकता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितना भी टाइम जा सकता है। सो है तो ये स्ट्रेट लाइन ही जो कि टाइम एक्सिस के संग कोइंसिड कर रही है। सो ये भी करेक्ट है। सी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी एंड डी। ए बी एंड सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, और सिर्फ ए भी नहीं है, हम इसको भी ले सकते हैं ना, क्योंकि है तो ये अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था है, और इसमें आपको थोड़ा रीजनिंग वाला भी आइडिया लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड्स ए बी एंड डी आर गिवन बिलो। ए बी सी एंड डी, सॉरी, ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। 4 बॉडीज की डेंसिटी दी हुई गई है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं उल्टे मैनर में लिखती हूँ, 1020 केजी मीटर पर क्यूब की फॉर्म में है। सी का है आपको 924, बी का है आपको 820 एंड ए का है आपको 785। ये बहुत ही इजी सा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही इसको दिया हुआ है ना। मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये समझने की आपको जरूरत है कि बॉडी फ्लोट कब करती है और बॉडी सिंक कब करती है, मतलब वो कब तैरता है और कब वो पदार्थ जो है वो द्रव्य में, कोई भी जो वस्तु है वो द्रव्य में नहीं तैरेगा, है ना, वो डूब जाएगा। ये आपको समझना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे 3 केस ले रही हूँ। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन रिलेटेड इससे आंसर कर पाइएगा। अब मान के चलिए इन तीनों में लिक्विड फिल है, मैं लिक्विड यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रही, ठीक है, मान के चलिए इसमें लिक्विड फिल है। अभी एक बॉडी है मेरे पास जिसका डेंसिटी है रो बी, मतलब बॉडी की डेंसिटी, और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, मतलब लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, तीनों केस में हमारे पास है बॉडी। ठीक है, इसको एक हम सरफेस डालते हैं, यहाँ तक लिक्विड फिल है। तो ये जो है यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है सरफेस पे, ये इजिली फ्लोट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये सरफेस में फ्लोट कर रहा है लेकिन पूरा अंदर जाके फ्लोट कर रहा है, नीचे बॉटम को भी टच नहीं किया, और ये लेकिन फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये रो एल है, और यहाँ पे ये पूरा पूरी नीचे बैठ गया है, रो बी और ये रो एल है। ये 3 केस है, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी देखिएगा, ये फ्लोट कब कर सकता है इस तरीके से, जैसे आप मान के चलिए प्लास्टिक की बॉल अगर हम पानी में फेंकते हैं तो क्या होगा, फ्लोट करेगा, हम सबको पता है। क्यों फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉल की डेंसिटी है वो पानी से कम है। तो जो भी बॉडी हम डाल रहे हैं लिक्विड में, अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम है तो वो फ्लोट करता है। सेकंड, मान के चलिए कोई ऐसा बॉडी है जो कि पानी में पूरा तो चला गया, मतलब पूरा सबमर्ज्ड है, सिंक कर पूरा सबमर्ज्ड है इसके अंदर, बट बॉटम को टच नहीं किया। इस केस में क्या होता है, दोनों की डेंसिटीज इक्वल हो जाती हैं। और जब वो पूरा सिंक कर गया, जैसे कि आप मान के चलिए एक आयरन की बॉल, शॉर्ट पुट जो हम खेलते हैं, आयरन की बॉल ले लीजिए। इस केस में क्या होता है, जो आपकी बॉडी की डेंसिटी है वो ग्रेटर देन लिक्विड की डेंसिटी होती है। ठीक है, आप एक नेल ले लो, उसको आप बाल्टी में रखो, क्या होगा, वो नीचे बाल्टी के पानी के बैठ जाएगा, है ना, क्योंकि नेल की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ये क्यों हो रहा है इसका थोड़ा सा आइडिया दूं, तो नीचे तरफ हमारा काम करता है एक वेट, जो कि ग्रेविटी के कारण होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि वेट होता है बॉडी का, और ऊपर की तरफ काम करता है बॉयंट फोर्स, जो कि लिक्विड देता है, कोई भी फ्लूइड देता है बॉयंट फोर्स। जब ये इक्वल हो जाएगा तो ये इस तरीके से सबमर्ज्ड होके सिंक फ्लोट करेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे भी इक्वल ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉयंट फोर्स ज्यादा है, यहाँ पे आपका बॉयंट फोर्स क्या है, वो ज्यादा है वेट से। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, बॉयंट फोर्स कम है वेट से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इससे आप बता दोगे कौन फ्लोट करेगा कौन सिंक करेगा। फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सी में फ्लोट किया, ठीक है, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। ठीक है, अगर प्लास्टिक की बॉल लेके चले, फिर से प्लास्टिक की बॉल मान के चलिए ए में फ्लोट किया, बी में भी फ्लोट किया, तो वो सी में भी फ्लोट किया, करेक्ट। तो अगर सी में फ्लोट किया तो हो सकता है ए में करे, पर ये भी हो सकता है ए में ना करे। ठीक है, तो ये बात भी सही है, हो भी सकता है ए में करे, नहीं भी हो सकता है ए में करे, है ना। तो ऑप्शन ए मान के चलते हैं सही है। ऑप्शन सेकंड क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड ए, अगर इसमें ये फ्लोट किया, ठीक है, मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी, इस पे फ्लोट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। देखिए, अगर ए में फ्लोट किया मतलब उस बॉडी की डेंसिटी ए के डेंसिटी से तो कम है,
और ए की डेंसिटी किससे कम है? बी से कम है, तो ये भी एकदम गारंटीड श्योर है कि बी की डेंसिटी से भी कम है, मतलब वो बी में भी फ्लोट करेगा, तो यहाँ पे मे नहीं आएगा। इट विल श्योरली फ्लोट, ठीक है, वो श्योरली फ्लोट करेगा, तो ये नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड बी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी, यहाँ पे हम श्योर नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। अगर उस बॉडी की डेंसिटी ऐसी हुई कि ए से तो ज्यादा है लेकिन बी से उसकी डेंसिटी कम है, इस केस में वो बी में फ्लोट करेगा, ए में नहीं करेगा, है ना? तो 3 नहीं होगा। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट्स इन लिक्विड सी श्योरली फ्लोट्स इन लिक्विड बी, यहाँ पे सेम सिचुएशन आता है, अगर बॉडी की डेंसिटी इन दोनों के बीच की है तो वो सी में फ्लोट करेगा, बी में नहीं करेगा, तो श्योरली नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया है, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका एक ट्रिक आपको मैं बता दूं। इसका ट्रिक ये है कि आपको पहले इंडिविजुअली देखना है कि स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं, उसके बाद हम रीजन और एक्सप्लेनेशन वाले में आएंगे। तो हमारा पहला काम है ए और बी, ए 1 और 3 को चेक करना कि पहले कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होते हैं तभी 2 और 4 की बारी आती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहीं पे देखिए अभी सारा दिक्कत है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ये आप सबको मालूम होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है पर वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन के कुछ रूल होते हैं, वेक्टर को ऐड करने के कुछ रूल होते हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन के कुछ रूल होते हैं और ये रूल इलेक्ट्रिक करंट मानने से मना कर देता है। इलेक्ट्रिक करंट ये रूल नहीं मानता। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है करंट का। डायरेक्शन भी है, बिल्कुल है, पर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये आपको जानना है कि जो वेक्टर एडिशन के रूल होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से ही वो वेक्टर हो जाए। हाँ, जनरल सेंस में हम वैसे ही लेते हैं उसको, पर ये भी ध्यान रखना है कि वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करे। जैसे आप फोर्स ले लो, फोर्स वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करता है, ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करता है, ये वेक्टर है। ठीक है, आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ओके, एक्सेलरेशन वेक्टर है, ये सारे वेक्टर एडिशन रूल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा ट्रू। अभी देखते हैं ऑप्शन ए ट्रू नहीं, ये दोनों की तो बात ही नहीं है। ए फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स है, और रीजन ट्रू है, रीजन बिल्कुल ट्रू है। तो ये थर्ड वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते ही आप सब कैलकुलेशन में शायद लग जाओ, आप सब ग्राम को यहाँ पे किलोग्राम में कन्वर्ट करने लगो, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अ फीडर ऑफ मास 15 ग्राम ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ठीक है, इट इज फाउंड इट इज फाउंड टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सारी की सारी कहानी यहीं पे कांस्टेंट वेलोसिटी में छुपी हुई है। व्हाट इज द नेट फोर्स? तो सबसे पहले फोर्स क्या होता है किसी भी बॉडी पे, देखिए अभी अभी हमने डिस्कस भी करा था, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन होता है हमारा फोर्स। अभी कहा जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, देखिए रेट ऑफ चेंज कर रही हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के संग वो कैसे चेंज हुआ। अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर यू मेरा इनिशियल है और वी मेरा फाइनल वेलोसिटी है, तो ये मेरा एक्सेलरेशन हुआ। पर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कांस्टेंट है, मतलब कि जो इस वेलोसिटी से मैंने स्टार्ट करा था वही वेलोसिटी से मैंने अपना मोशन खत्म किया है, मतलब u इक्वल्स टू वी आ गया। जब आपका u इक्वल्स टू वी आ गया तो v माइनस यू मतलब चेंज क्या आया, चेंज आपका जीरो आ गया। जैसे ही आपका चेंज जीरो आता है एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो बाई टाइम जीरो होगा, है ना। जब आपका एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इंटू जीरो, तो फोर्स क्या आ गया, जीरो आ गया। तो कितना फोर्स लगने वाला है, जीरो लगने वाला है। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाता कि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, उस टाइम में आप क्या करते हैं? अगर मैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट हटा दूं, उस टाइम में आप क्या करते हैं? उस टाइम में आप सिंपली लिखते हैं फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन।
ड्रॉप हो रहा है मतलब यहाँ पे ग्रेविटी वाला लग रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप ऑप्शन के हिसाब से चूज कर सकते हो, आपको 9.8 लेना है, आपको 10 लेना है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपको इस 15 ग्राम को आपको 1000 से डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट करना है, इंटू आपको 9.8 करना है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको अपना वेट मिल जाएगा कि क्या फोर्स उस पर लग रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग यहाँ पे आपको न्यूटन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफर्स अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फैक्ट। तो एक पिन होल कैमरा होता है, मतलब वहाँ पे एक स्मॉल सा पिन, मतलब वो बहुत छोटा सा होल किया जाता है, इतना छोटा कि एक पिन को, सुई को चुभो के जितना छोटा होल हो सकता है उतना छोटा होल किया जाता है, और उससे लाइट को अलाउ किया जाता है पास करने के लिए। ठीक है, तो एक पिन होल कैमरा में फिर एक इमेज बनती है जो कि रियल होती है, और एक बात ध्यान रखिएगा, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेजेस क्या होती हैं, रियल इमेजेस वो होती हैं जिसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जिसको मतलब आपने एक स्क्रीन रखा और वहाँ पे आप इमेज देख पा रहे हो, वो रियल हुआ। लेकिन जो रोज सुबह हम आईने में अपने आप को देखते हैं, मिरर में अपने आप को देखते हैं, वो क्या है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मतलब वो फॉल्स इमेज है, मतलब वो एक्चुअली में है नहीं, हमें लगता है कि वो है। अगर आप आईने के पीछे जाओगे, ठीक है, एक स्क्रीन लेके खड़े रहो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो वर्चुअल है, वो रियल में है ही नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब हमेशा सीधी सीधी होती है, हम अपने आप को तो सीधा ही देखते हैं ना रोज मिरर में, इन्वर्टेड तो देखते नहीं है, उल्टा तो देखते नहीं है। तो वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, रियल इमेजेस हमेशा आपकी इन्वर्टेड होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। लाइट डिफ्रेक्ट्स ऑन एंटरिंग अ स्मॉल ओपनिंग। देखिए ये बात तो सही है ना, बात तो सही है, पर ये क्या पिन होल कैमरा के रियल इमेजेस से इसका कुछ लेना देना है? नहीं है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ये भी सही है, और इसीलिए क्या होता है, पिन होल कैमरा से लाइट ट्रैवल करके रियल इमेज बना पाती है, तो ये रिलेटेड है उससे। लाइट एनर्जी भी है, ये भी सही है, पर इसका पिन होल कैमरा से फिर से कोई लेना देना है? नहीं है। लाइट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम, यहाँ पे बात हो रही है रिफ्रैक्शन की, तो ये भी बात सही है कि लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे कि पानी से एयर में गया, एयर से पानी में गया, ठीक है, एयर से ग्लास में गया, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। लेकिन इसका फिर से इससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट चारों ही करेक्ट है, पर पिन होल कैमरा से जो रिलेटेड है वो है आपका ऑप्शन 2, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमें सुटेबल एक्सप्लेनेशन इसका लगता है। सो ये हो गया आपका ऑप्शन 2 करेक्ट। चलते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो या यही था आज का। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं हमारे 2023 के सी टेट के फिजिक्स के, आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के बारे में अगर बता दूं, तो अगर कोई भी मीडियम ऑप्टिकल रेयर है, रेयरर मीडियम है, मतलब जैसे एयर है, ठीक है, वहाँ पे लाइट जा रही है, और जैसे वाटर है उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। तो जब भी लाइट किसी भी रेयरर मीडियम से किसी भी डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, तो वो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है लाइट, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये बेंडिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं। तो वहाँ पे लाइट क्या होगा आपका, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही उल्टा हुआ तो, अगर लाइट यहाँ से गई तो, अगर वो डेंसर से रेयरर गई तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये इंसिडेंट हो जाएगा, और ये वाला रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये था हमारा 2023 का सीटेट का सारा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। नेक्स्ट सीरीज के लिए, डे 3 के लिए 7 दिन तक हम सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।